कल इस साल के बड़े केसेस में एक केस जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से जुड़ा है उसकी सुनवाई होने वाली है और ये सुनवाई और कोई नहीं बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लेड बेंच कर रही है, जिसमें 200 से भी ज्यादा पिटीशंस हैं और सब CAA 2019 और इसके हाल ही में यूनियन होम मिनिस्ट्री द्वारा इम्प्लीमेंटेड रूल्स को चैलेंज करती है। जैसे कि आप जानते हैं कि इन पिटीशंस का कहना है कि ये मुस्लिम वर्ग के लोगों को रिलीजियस ग्राउंड पर डिस्क्रिमिनेट करती है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 के खिलाफ है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इन पिटीशंस में से एक पिटीशनर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल रिप्रेजेंट करते हुए नजर आए हैं। जहां एक और पिटीशनर्स के स्टैंड है, वहीं हमने आपको ये भी बताया है कि इस केस में सेंटर भी अपना रिप्लाई 8 अप्रैल तक फाइल करने वाली है। आने वाले लोकसभा इलेक्शन से पहले रूलिंग पार्टी के प्रीवियस मैनिफेस्टो में से एक मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट बेंच जल्द ही रिव्यू करेगी। फैसला क्या होगा इसके बारे में तो हमें जल्द ही पता चल जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट इस बारे में सामने आई है। ये अपडेट कुछ ऐसी है जिससे लगता है कि पिटीशनर्स का केस कोर्ट के सामने और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट की 9 अप्रैल को होने वाली हियरिंग से पहले पिटीशनर्स का रिटन सबमिशन सामने आ चुका है। ये रिटन सबमिशन इम्प्लीमेंट किए गए CAA रूल्स पर अपने आर्ग्यूमेंट्स देता है और इसके कंटेंट अगर आप जानेंगे तो कल होने वाली हियरिंग को अच्छे से समझ पाएंगे। रिटन सबमिशन में जिस एक कॉन्सेप्ट की बात की गई है उसके बारे में अब तक किसी ने ना सोचा था ना समझा था। ये डुअल सिटीजनशिप से जुड़ा है। आपको पता ही होगा कि CAA के अंडर कोई भी पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी या फिर बांग्लादेशी परसिक्यूटेड नॉन मुस्लिम इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। पर क्या आप जानते थे कि इसमें डुअल सिटीजनशिप का भी कोई इशू है? आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रूल्स ऑफ CAA कहते हैं कि फॉरेन एप्लीकेंट्स को अपने नेटिव कंट्री की सिटीजनशिप रिनाउंस करने की जरूरत नहीं है, जिससे डुअल सिटीजनशिप की एक पॉसिबिलिटी बनती है which is directly violative of the Citizenship Act। इसी आर्ग्यूमेंट को अपने रिटन सबमिशन में और डिटेल से बताते हुए पिटीशनर्स ने सबमिट किया है कि 1955 का सिटीजनशिप एक्ट और कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 9 दोनों ही बहुत क्लियरली और एक्सप्लिसिटली डुअल सिटीजनशिप को प्रोहिबिट करते हैं। वैसे तो CAA 31 दिसंबर 2014 के दिन या उससे पहले इंडिया में एंटर किए गए इलीगल माइग्रेंट्स बिलोंगिंग टू परसिक्यूटेड मेंबर्स ऑफ हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी एंड क्रिश्चियन कम्युनिटीज फ्रॉम अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान को फास्ट ट्रैक इंडियन सिटीजनशिप देता है। लेकिन इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को रिप्रेजेंट कर रहे सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल एंड एडवोकेट हरीश बेरन ने कहा है कि 2024 रूल्स डिफेक्ट से भरे हुए हैं और इसमें ये फैक्ट भी ओवरलुक किया गया है कि सिटीजनशिप लेने के लिए अपने पहले की सिटीजनशिप को रिनाउंस करना इम्पोर्टेंट है। दे हैव सबमिटेड इफेक्टिव रिनाउंसिएशन ऑफ सिटीजनशिप was an important prerequisite of granting citizenship in cases where the nationality of another country is clearly attributable to the applicant। ऐसे dual citizenship को allow करना जिसमें कि एक इंडियन है makes the rules both ultra virus and manifestly arbitrary। सिर्फ dual citizenship ही नहीं, written submission में ये भी नोट किया गया है कि CAA से अहमदियास, रोहिंग्या को एक्सक्लूड किया गया है। उन्होंने सबमिट किया है कि presumption of religious persecution is inherent in the CAA। जहां यूनियन गवर्नमेंट इस लॉ को उन रिफ्यूजीज के लिए एक सपोर्ट की तरह देखती है जो स्टेट रिलीजन से टारगेट कंट्री में परसिक्यूट होते हैं, वहीं पिटीशनर ने सबमिट किया है कि लेकिन CAA के बेनिफिट सिर्फ कुछ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ माइग्रेंट्स के लिए ही एलिजिबल है और एक्सक्लूडेड रिफ्यूजी ग्रुप अब भी इलीगल माइग्रेंट की तरह रहेंगे और किसी भी मोड के अंडर इंडियन सिटीजनशिप से बाहर रहेंगे। पिटीशनर्स इन द रिटन सबमिशन सबमिटेड even while including Pakistan in the list of countries, it fails to extend protection to the Ahmadiyya community, which is one of the most persecuted groups in the Pakistan। It similarly exclude rationalist, atheist and agnostic persons who do not profess any religion। यहाँ तक कि म्यांमार के refugees को भी इससे exclude किया गया है, जबकि वो कंट्री 1935 तक ब्रिटिश इंडिया का पार्ट थी और इंडियन कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी ये फाउंड किया था that genocide was perpetrated there against Muslim Rohingya refugees who are presently due to persecution living in India under abject condition and under threat of deportation। बहुत strongly CAA और CAA rules को अपोज करते हुए पिटीशनर्स ने कहा है कि ये फंडामेंटली फ्लॉड है। क्यों? क्योंकि ये श्रीलंका को भी एक्सक्लूड करते हैं जो कि हमारी नेबरिंग कंट्री है और वहाँ पे तमिल हिंदूज भी परसिक्यूशन के अंडर है। रिटन सबमिशन ऑल्सो नोटेड it excludes China, which is a border country where Buddhist and Uyghur Muslims are persecuted। It excludes Jews who have experienced discrimination over decades। Petitioner ने written submission में argue किया है कि जहां पर the statement of objects and reasons of CAA
पार्टीशन और अनडिवाइडेड इंडिया को एज रीजन मेंशन करता है, जिस वजह से नॉन मुस्लिम्स को प्रोटेक्टेड क्लास ऑफ रिफ्यूजीज में सिलेक्ट किया गया। तो CAA में अफगानिस्तान को क्यों इंक्लूड किया गया? वो तो अनडिवाइडेड इंडिया का पार्ट नहीं थे। इस रिटन सबमिशन ने नोट किया, thus it is expressly clear that the foundational claim that the CAA aims to extend citizenship benefits to persecuted minorities is fundamentally flawed, and that it fails to, as it arbitrarily chooses between persecuted groups of different kinds. This is not merely an issue of under-inclusion per se. Rather, the exclusions demonstrate the lack of any rational nexus to the stated object of enacting a refugee policy. Submissions ने citizenship को right to have rights माना है, लेकिन सिटीजनशिप ग्रांट करने में ऐसे डिस्क्रिमिनेटरी क्राइटेरिया पर पिटिशनर्स ने अपने कंसर्न्स रेज किए हैं, स्पेशली सीरियस कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज। सेंटर के रिप्लाई का इंतजार करते हुए जो पिटिशनर्स का ये रिटन सबमिशन सामने आया है, ये काफी चौंकाने वाला है और इस केस में एक अलग ही रोशनी डाल रहा है। वहीं अगर बात करें यूनियन की, तो जैसे कि हमने आपको बताया ही है कि कैसे वो भी CAA और उनके रूल्स को डिफेंड करते हुए नजर आ ही रही है। इसकी एक झलक फिर से एक बार यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में देखने को मिली है। आने वाले इलेक्शंस में बीजेपी की जीत पर काफी पॉजिटिव दिखते हुए डिफेंस मिनिस्टर ने CAA पर उठते सवालों का भी जवाब दिया है। जब उनसे पूछा गया कि CAA सबसे पहले आपके होम मिनिस्टर के टेन्योर के दौरान इंट्रोड्यूस्ड और पास किया गया था, तब देश भर में काफी प्रोटेस्ट देखने को मिले थे, पर अब जब इसके रूल्स नोटिफाइड हुए तो कुछ खास नहीं हुआ। तो क्या उन्हें लगता है कि अब लोग CAA को समझ रहे हैं और वो इसे कैसे आगे लेके जाना चाहते हैं? इस पे जवाब देते हुए राजनाथ सिंह ने कहा है, आई थिंक द बिगेस्ट साइन इज विद द ऑपोजिशन. They have a dearth of issues and they do not have such agenda items to assure the public that if their government is formed, they will do this. And it is also a sign of distrust among the public about all those political parties. People do not even trust their words. Now the opposition has tried to create various kind of misconceptions about this. But I can say with confidence that no one's citizenship is going to be terminated ड्यू टू दिस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। उनसे ये भी पूछा गया कि ममता बनर्जी और DMK इसके अपोज में हैं और कह रहे हैं कि वो ऐसा नहीं होने देंगे। तो डिफेंस मिनिस्टर का कहना था कि हेल्दी डेमोक्रेसी में लोगों को मिसलीड नहीं करना चाहिए। उन्हें भी ये बात पता है कि CAA के आने से किसी को सिटीजनशिप टर्मिनेट नहीं हो रही। अब जैसे कि आप जानते ही हैं कि CAA के साथ NRC का मुद्दा भी काफी उठाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि CAA के बाद NRC फॉलो होगा। तो राजनाथ सिंह का इस पे कहना था कि इसमें गलत क्या है? Why should anyone have an objection to the register of those who are citizens of India? An attempt is being made to create a misconception that if someone is not of Indian race and is a Muslim and wants to get Indian citizenship under some special circumstances, then he will not get citizenship. उन्होंने कहा कि हम वो लोग नहीं हैं जो कास्ट, क्रीड और रिलीजन के नाम पर पॉलिटिक्स करेंगे। If there are such special circumstances and if someone wants to take Indian citizenship, then our government can consider that too. I myself have given citizenship to Adnan Sami even at the time when this bill was being prepared. डिफेंस मिनिस्टर ने CAA में मुस्लिम्स के नाम होने के सवाल पर इसे सिचुएशन के ऊपर बेस्ड कहा और कहा कि लोगों को NRC से डरने की जरूरत नहीं है और ऑपोजिशन को ऐसे मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन स्प्रेड नहीं करनी चाहिए। तो जैसे कि आपने देखा कि इस एक CAA के मुद्दे ने कैसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट, सवाल और कंफ्यूजन लोगों में लगातार पैदा कर रखे हैं। रोज कुछ ऐसा सामने आ रहा है जिसके बाद कई सारे रिएक्शंस लोगों में देखने को मिल रहे हैं। अब इस पूरी कंफ्यूजन का हल सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही हमें दे सकती है, जो 9 अप्रैल को इस मैटर पर सुनवाई करने वाली है। सेंटर भी इन 200 CAA पिटीशंस पर अपना रिप्लाई जल्द ही फाइल करेगी। तो इस इशू के बारे में और जानने के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट योर व्यूज ऑन द रिटन सबमिशंस फाइल्ड बाय द पिटिशनर्स। थैंक यू।